हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके 35 नंबर कम से कम इस वीडियो से निकल सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हम बीच में रुकेंगे नहीं, इसलिए जो भी इंट्रोडक्शन देना था बीच में हमने पहले ही आपको दे दिया। इस वीडियो को रोकिएगा मत, अंत तक ध्यान से देखिएगा। आपके 35 के 35 नंबर फिक्स हैं। तो आज सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो संधि के बारे में। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में हमें 3 संधि के बारे में पढ़ना है। कितने संधि के बारे में? 3 संधि के बारे में, जिनमें सबसे पहला है गुण संधि, दूसरा वृद्धि संधि और तीसरा यण संधि। आइए संधियों को हम चुटकियों में सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गुण संधि की, किसकी? गुण संधि। गुण संधि की अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में हमेशा याद रखिएगा ओ और ए की मात्रा आएगी। कैसी मात्रा आएगी? ओ की और ए की मात्रा आएगी। अब कैसे, चलिए देखते हैं। एक मात्रा वाले शब्दों को गुण संधि कह सकते हैं, यानी कि जिनमें एक मात्रा लगी होगी वो कौन से संधि होंगे? गुण संधि होंगे। अगर इस क्रम में हम देखें, जैसे नरेश, नरेश का मतलब अगर संधि विच्छेद करें तो माय डियर स्टूडेंट आपको हम बता दें, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि मतलब जो शब्द टूटे उनके अर्थ निकलें, वही संधि विच्छेद सही माना जाता है। तो देखिए, नरेश, नर धन ईश, नर, इसके अंदर और यहाँ का बड़ी ई, ये छिपा हुआ और इनसे मिलकर बना है नरेश। इसी क्रम में हम बात करें सुरेश, महेश, जहां पर ए का डंडा लगा होगा, कौन सी संधि? गुण संधि। अब ओ किससे मिलकर बनता है? और ऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। जैसे सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। माय डियर स्टूडेंट, हमें अच्छे से इसे तैयार करना है। महोत्सव, महोत्सव में महाधन उत्सव, महाधन उत्सव से क्या बनता है? महोत्सव। गंगोर्मी, गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी के मिलने से क्या बनता है? गंगोर्मी। इसी प्रकार एक डंडा लगा हो तो गुण संधि, अगर 2 डंडे लग जाएं तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। आइए वृद्धि संधि के बारे में जानें। वृद्धि संधि क्या है? जहां पर औ और ए की मात्रा मिले, औ और ए की मात्रा मिले, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। अब औ कैसे बनता है? अगर अ के साथ ओ मिल जाए तो क्या बनता है? औ बनता है। अगर अ के साथ ए मिल जाए तो क्या बनता है? ऐ बनता है। अब इससे देखिए, दो मात्रा वाले शब्दों को वृद्धि संधि कहते हैं। दो मात्रा वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम अगर, तो एग्जाम्पल में सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव क्या बनेगा? सदैव। तथैव, तथा धन एव, तथैव। महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। यानी कि माय डियर स्टूडेंट, अगर हमें एक मात्रा दिख रही है तो कौन सी संधि? गुण संधि। अगर 2 मात्रा दिखे तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। इसी क्रम में हम तीसरी संधि भी सीख लें। अगर बात करें तीसरी संधि, तीसरी संधि हमारी क्या है? यण संधि। अब यण संधि के बारे में जाने। य व के साथ, य व के साथ आधा अक्षर आए। कौन से 2 लेटर हैं मित्र? य और व। अगर य और र के साथ व के साथ आधा अक्षर आए तो क्या बनता है? देखिए, य के साथ आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर को पहले पूरा कर लीजिए और उस पे कौन सी मात्रा चढ़ा दीजिए? ई की मात्रा। अब इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष है, य के साथ आधा अक्षर है और इस पे कौन सी मात्रा चढ़ानी है? आधी, मतलब ई की मात्रा चढ़ानी है, छोटी ई की मात्रा। तो जो आधा अक्षर ध है उसको हमने क्या कर दिया? पूरा कर दिया और इस पे कौन सी मात्रा चढ़ा दी? छोटी ई की मात्रा। तो अधि बन गया प्लस अच, अधि और अच के मिलने से क्या बन गया? अध्यक्ष। इसी क्रम में देखें, अगर व के साथ आधा अक्षर आए, किसके साथ? व के साथ। अगर व के साथ आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर पूरा करने के बाद ऊ की मात्रा लगाना चाहिए। कौन सी मात्रा? ऊ की। जैसे यहाँ देखें स्वागत, यानी व के साथ क्या आधा अक्षर आया?
आधा शय, यानी कि आधा शय को अब किस में कन्वर्ट करेंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे, यानी आधा शय को पूरा करके ऊ की मात्रा लगा देंगे, प्लस आगत, क्या बन गया, स्वागत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। इत्यादि, इति धन आदि, पर्यावरण, परिधन आवरण। आई होप कि आपको यण संधि समझ में आया। अब इसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे रस के बारे में। रस में हमें कितने रस के बारे में पढ़ना है, हास्य रस के बारे में पढ़ना है और करुण रस के बारे में पढ़ना है, दो रस भी पढ़ना है। तो आइए इसे भी सीखते हैं। हास्य रस, हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है हास। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास, यानी कि जिस काव्य या गद्य को पढ़ने पर मन में हर्ष, यानी हर्ष का अर्थ होता है हंसना, मन में हर्ष के भाव उत्पन्न हो, उसे हास्य रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं मित्रों, हास्य रस कहते हैं। आइए हास्य रस के कुछ एग्जाम्पल देखें। हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, खेल खेल में याद कर सकते हैं। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसी क्रम में हम देखें अगले रस के बारे में, करुण रस। करुण रस यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। परीक्षा में मित्रों अस्थाई भाव लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। जहाँ पर शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है, यानी अस्थाई भाव क्या है, शोक। जहाँ पर शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है, वहाँ कौन सा रस होता है मित्रों, करुण रस। वहाँ कौन सा रस होता है, करुण रस। वहाँ करुण रस होता है। अब देखिए, धोखा न दो भैया मुझे, धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। काफ़ी करुणा भरी लाइन है मित्रों। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए तैना की तय दिन खोए। ये भी करुण रस का एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। तो आई होप कि आपको रस भी तैयार हो गए होंगे। मित्र आगे अगर हम देखें अलंकार के बारे में, अलंकार क्या है, सबसे पहले हम किस अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं, जो कि रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन तीनों अलंकारों में से एक अलंकार पेपर में पूछा जाएगा। रस की बात करें तो करुण रस और हास्य रस में से एक रस आपसे पेपर में पूछा जाएगा, और संधि की बात करें तो तीनों संधि में से गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि में से एक संधि आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो मैंने सबका एक एक छोटा छोटा डिफिनेशन आपको दे दिया है, जिससे अब पेपर में आने जो पेपर का डर है आपके अंदर वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान, सबसे पहले उपमेय और उपमान को समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य है, उपमान का मतलब समझ लीजिए चांद, और उपमेय का मतलब जैसे आपकी अगर प्रेमिका हो तो प्रेमिका को समझ लीजिए, यानी कि प्रेमिका क्या है, उपमेय, और उसका मुखड़ा यानी उसकी तुलना किससे करेंगे, चांद से करेंगे। तो चांद क्या है, उपमान है, और वो आपकी प्रेमिका जो होगी वो क्या होगी, उपमेय होगी। अब समझ गए होंगे आप। रूपक अलंकार की बात करें तो जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक रूप दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार कहा जाता है। अब रूपक अलंकार यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक रूप दिया जाए, यानी कि एक रूप दिया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। अब जैसे अगर देखें, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, मोस्ट रूपक अलंकार का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राय। और दूसरे की बात करें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
यानी कि हमने धन के रूप में किसे पा लिया, राम को ही पा लिया। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें भेद रहित आरोप कर दोनों को एक ही रूप दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार की बात करें तो जब उपमेय की यानी प्रेमिका की तुलना उपमान चांद से की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पीपर पात सरिस मन डोला। यानी कि मित्रों जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि मन ऐसे डोल रहा है जैसे पीपल का पत्ता हो, ठीक है। और दूसरे की बात करें कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। दोनों एग्जाम्पल काफ़ी छोटे छोटे हैं। माय डियर स्टूडेंट आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसी क्रम में हम अगले अलंकार की बात करें तो अगला अलंकार हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जाने तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। मित्रों मैंने तीनों की परिभाषा काफ़ी छोटी छोटी रखी है, एक बार पढ़ेंगे सारी परिभाषाएं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब यहाँ क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब क्या है संभावना, जैसे जैसे सीता का मुख मानो चंद्र है, यानी कि सीता का मुख मुख नहीं है, अब वो चंद्र है, ऐसी क्या की जा रही है, संभावना की जा रही है। तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती सब सखी बुलाई जनु फुलवारी सबे चली आई, जन फुलवारी सबे चली आई। तो मित्रों ये दोनों अलंकार यानी कि ये तीनों अलंकार जो कि इसमें से एक अलंकार आपके पेपर में एग्जाम्पल सहित पूछा जाएगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, तैयार रहना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे समास के बारे में। समास क्या है, समास में दो प्रकार के समास हमें पढ़ने हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो सबसे पहले हम द्वंद्व समास का निपटारा करते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तथा मध्य में योजक चिन्ह लगा हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसे विलोम समास भी कहा जाता है मित्रों, यानी कि एक पर्सन जो आएगा दूसरा उसका अपोजिट आएगा, विलोम आएगा। जैसे इसके दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट योजक चिन्ह लगा होगा, इसी से तो हम पहचान जाते हैं कौन सा समास है। तो इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, दूसरा भाई बहन, आना जाना, नर नारी, ये सब कैसे अलंकार हैं, द्वंद्व समास के ये कैसे समास हैं, द्वंद्व समास हैं। इसी क्रम में बात करें द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची, यानी जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वह कौन सा समास, द्विगु समास कहलाता है। जैसे अष्टधातु, तिमाही, त्रिकोण, नवरात्रि, नवरत्न आदि, ये सब कैसे समास हैं, द्विगु समास हैं। तो मित्रों इन दोनों समास में से एक समास आपके पेपर में पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस क्रम में अगर हम बात करें इसके बाद क्या पूछा जाएगा, आपसे पेपर में रोला, सोरठा और दोहा पूछा जाएगा। आइए इनका भी निपटारा करें। रोला क्या होता है, यानी कि रोला सममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसमें विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी, 13-13 मात्राएं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक प्रथम चरण, यहाँ से यहाँ तक द्वितीय चरण, यहाँ से यहाँ तृतीय और ये इतना चरण चतुर्थ चरण। तो पहला और तीसरा विषम चरण होता है, दूसरा और चौथा सम चरण होता है। तो कह रहा है इसमें विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं, सॉरी
रोला सम मात्रिक छंद होता है। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए रोला का। मित्रों, इसके बाद हम बात करेंगे सोरठा। सोरठा क्या है? जिस छंद के विषम चरण में 11-11 मात्राएं, विषम चरण में कितनी? 11-11, सम चरण में कितनी? 13-13 मात्राएं हो, वह छंद सोरठा कहलाता है। वैसे दोहा का उल्टा सोरठा ही कहलाता है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल, जानी गौरी अनुकूल, जानी गौरी अनुकूल, सिय ही हर सुन, सिय ही हर सुन, जाई कहीं। जानी गौरी अनुकूल, सिय ही हर सुन, जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लागे, बाम अंग फरकन लागे। ये सोरठा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी क्रम में हम बात करें दोहा, यानी कि जिस छंद के विषम चरण में 13-13, यानी कि विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं हों, वह छंद दोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहा। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर नौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। मित्रों, मैंने जिस प्रकार से इसको सेट किया, यानी कि सबसे पहले आपको संधि पढ़ाया। संधि में 3 संधियां आपसे पूछी जाएंगी, गुण संधि, वृद्धि संधि और ऋण संधि। इनमें से एक संधि फिक्स है, आपकी पूछी जाएगी पेपर में। दूसरी बात की जाए, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? रस के बारे में पढ़ा। रस में हमने हास्य रस और करुण रस पढ़ा। इन दोनों रसों में से एक रस आपके पेपर में पूछा जाएगा। तीसरे की बात करें, हम लोगों ने अलंकार पढ़ा। इसमें से भी 3 अलंकार पढ़े हम लोग, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन तीनों अलंकारों में से एक अलंकार आपके पेपर में पूछा जाएगा। समास भी पढ़े, इनमें 2 समास हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इन समासों में से भी एक समास आपके पेपर में पूछा जाएगा। और लास्ट में हम लोगों ने रोला, सोरठा और दोहा पढ़ा। इनमें से भी एक आपके पेपर में पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।